हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए प्रियंका पुरोहित। सो आई रियली होप एंड विश दैट यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग गुड एंड दैट ऑल योर पेपर्स ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आर गोइंग रियली वेल। तो दोस्तों, अभी हमने जब आज की तारीख में, मैं ये 15 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज की तारीख में आपके 2 पेपर्स हो चुके हैं। अगला पेपर है आपका मैथ्स का और लास्टली हमारा पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का। तो इस वीडियो की सीरीज में हम इकोनॉमिक्स के सारे आईसीआई के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर चैप्टर नंबर 10, जो कि है इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि आप ये जस्ट एग्जाम के पहले देख रहे हैं, इसके लिए ये वाला सेशन थोड़ा क्विक होगा, थोड़ा फास्ट स्पीड में करेंगे, ताकि आप एक बार गो थ्रू कर ले अपने आईसीआई ने, जो माई बाप है हमारी, उन्होंने जो जो एमसीक्यू अपने बुक में दिए हैं वो हम फास्ट जल्दी जल्दी कवर कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज। तो इंडियन इंडस्ट्री जो थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, जो भी था, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल स्टैग्नेट हो गई थी, रुक सी गई थी। कब? जब हम कॉलोनियल रूल में थे, यानी कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो उसका रीजन क्या है? पहला है, इंडियंस वर कीन ऑन बिल्डिंग ह्यूज स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स ओनली, कि हम सिर्फ मॉन्यूमेंट्स बनाने में लगे हुए थे, स्ट्रक्चर्स बनाने हुए थे, ऐसा था क्या? सेकेंड ऑप्शन दिया है, डिटोरिएशन वॉज कॉज्ड बाय हाई प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू ड्रॉट। बोल रहे हैं कि ड्रॉट हो गया था, पानी वगैरह और कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स थे, उसकी वजह से इनपुट्स की कमी हो गई थी, रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई थी, इसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। तीसरा रीजन है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड बाय मेड गुड्स। तो क्या होता था कि बाहर के जो प्रोडक्ट्स थे, जो इंडिया के बाहर के प्रोडक्ट्स थे या इंपोर्ट जो हो रहे थे, वो सब मशीन से बनते थे। और इंडिया क्योंकि एक लेबरस कंट्री रहा है, तो यहाँ पे हैंडमेड और लेबर वाले ह्यूमन मेड आइटम्स होते थे। तो वो जैसे अगर आप हाथ से बनाएंगे कोई चीज़ तो 10 चीज़ बना पाएंगे, वहीं मशीन से आप 1000 100 का आउटपुट निकाल सकते हैं। तो और लास्ट इसका जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट कम्पीट विद द इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन स्टार्ट्स इन इंडिया। एलपी जो आप बचपन से पढ़ते आए, वो कब स्टार्ट हुआ था? आपको सबको ही पता है, 1990s में स्टार्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो एक सीक्वेंस बतानी है, ग्रोथ और स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन इकोनॉमी में किस हिसाब से हुआ। तो एक तो देखिए, सबसे पहले ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबो अगर आता है तो ऑल ऑफ द अबो कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, ध्यान से एक बार ऑप्शंस को सुनिए और फिर अपना आंसर डिसाइड करिए। तो हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रोमिनेंस रहा था क्या सेक्टर्स का, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज? ना, हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टर्स एज इंडस्ट्री पहले हुई, फिर सर्विस हुआ, फिर एग्रीकल्चर हुआ, ऐसा भी है क्या? सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी बताना है। तो फिर थर्ड ऑप्शन आता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ द सीक्वेंस एज एग्रीकल्चर से हम सर्विसेज पे गए और फिर हम एक्चुअली इंडस्ट्री के ऊपर आए हैं। तो सीक्वेंस क्या हुई हमारी? पहले एग्रीकल्चर, फिर सर्विसेज, फिर इंडस्ट्री। तो ये है सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम वॉज रिप्लेस्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही है, remission of duties and taxes on export products RODTEP in 2021। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम्स को किसने रिप्लेस कर दिया है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो याद रखिए, मैं गलत ऑप्शन आपके सामने बोल भी नहीं रही। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB। तो ये क्या है? क्या ये गवर्नमेंट एंटिटी है थ्रू विच इनवर्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर रूटेड टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल्स? नहीं, ये तो आंसर नहीं है। नो मोर एग्जिस्ट एज द सेम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू रेजिम नेमली फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। तो पहला एक इसका आंसर जो है वो अपना एक्चुअली ऑप्शन नंबर 2 ही है, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था वो अब क्या करता है, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके जगह पे एक नई रेजिम आ गई है जिसको कि हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि है फेम FAME। इंडिया स्कीम जो है वो क्या चीज पे एम करती है? तो ये एम करती है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो
क्या क्या चीज में आ गया इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये आपको पता ही है आजकल ईवीज वगैरह कितनी सारी चल रही है, तो फेम FAME उसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2020 इंडिया रैंक्स, तो इंडिया का रैंक बताना है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, यहाँ पे कोई भी बिजनेस सेटअप करना और स्मूथली किया जा सकता है एज पर 2020। तो अपना इंडिया का रैंक क्या था, इंडिया का रैंक था इसमें 63, ये आपको याद रखना है। ई नैम NAM इज, तो ई नैम का मतलब क्या है, ई नैम एक नैम, नैम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो जो भी हमारे एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है, कमोडिटीज जो बनती है, उनके लिए एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक पूरा का पूरा, जैसे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होता है ना, UPI वगैरह, तो वैसे ही एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना दिया गया है। उसका नाम क्या दिया है हमने, ई नैम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और ये क्योंकि नेशनल लेवल पर है, तो ये क्या हो गया, एक ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल हो गया है विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग APMC मंडीज। जो हमारे पास अलग अलग जगहों पर, जैसे कि अगर नवी मुंबई की बात करें तो वहाँ पे वाशी में एक APMC मार्केट होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला, तो वो उन सबको इंटीग्रेट करता है। तो ये क्या हो गया, एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, और ये पैन इंडिया यानी कि होल इंडिया में ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि B और C बोथ आर द राइट ऑप्शन। Moving on to the next question, that is question number 9. Which of the following is not a policy reform included in the new economic policy of 1991? तो इसका करेक्ट आंसर है रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। तो ये नहीं रहा है पार्ट। तो एक बार हम दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज लिबरलाइज्ड, ये सही बात है। लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को भी बहुत इजी कर दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट भी की गई थी कि भाई पब्लिक जो यानी कि गवर्नमेंट का जो होल्डिंग थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, तो वो उसमें रिमूव किया गया था। LPG जो हमारा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीनों चीजें हुई थी। रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, ये काम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में नहीं हुआ था। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Moving to question number 10. Imports of foreign goods and entry of foreign investment were restricted in India. Import भी foreign goods का और जो foreign investment है उसको restrict कर दिया था। क्यों कर दिया गया है इसको restrict? क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो जब भी फॉरेन गुड्स को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने रोका, तो क्यों रोका, रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. द हिंदू ग्रोथ रेट इज अ टर्म यूज टू रेफर, हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, द लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950s to 1980s which averaged around 3.5% per year। यानी कि जैसे ही अपने को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, उसके जो नेक्स्ट 3 डिकेड्स हैं 1950 से लेकर 1980s तक, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इंडिया की बहुत ही कम थी, वो थी अराउंड 3.5% पर एनम के ऊपर। उसको हम क्या कहते हैं, हिंदू ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यहाँ पे 100% जो शेयर होल्डिंग थी, ओनर जो थे वो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना जो शेयर होल्डिंग थी वो रिड्यूस कर दी, वो सेल कर दी टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। तो वो ही डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जो 1969 में एक एक्ट आया था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये एक्ट क्यों लेके आया गया था? इसमें ये तीनों ही आंसर हैं, यानी कि हमारा मेन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अब देख लेते हैं हम आंसर ये क्यों है, क्योंकि जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था 1969 का,
उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंश्योर दैट ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इस हिसाब से अपना इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि उससे जो पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में, मतलब पुअर बिकम्स मोर पुअर एंड रिच बिकम्स मोर रिचर, ये वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। और पावर जो है वो किसी लोगों के ऊपर नहीं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं मिलनी चाहिए, सबके पास डिवाइड होनी चाहिए, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, जो भी मोनोपोली कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी एक कंट्रोल लेके आ सकें। और टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो उसके लिए ही, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए हम ये एक्ट लेके आए थे 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 14 नंबर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फीचर था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन। हमको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बनाने हैं और साइंटिफिक तौर पे उसका कल्टीवेशन करना है, यही था हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फीचर। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में तो हमने क्या किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और साइंटिफिक कल्टीवेशन स्टार्ट किया। उसके पहले हमारी क्या स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, उसके पहले हमारी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सच एज लैंड रिफॉर्म्स। तो हमारा सिर्फ उसके पहले जो था वो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है 16 नंबर का क्वेश्चन। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में जो आया है, उसका एम क्या है। तो उसका एम है एक्सपांडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू प्राइवेट सेक्टर, कि भाई जो पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को एक्सपांड करें और प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी लाइसेंस दें। तो यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का एम है, टारगेट रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या मैनिफेस्ट करती है, वो क्या चीज सोचती है, क्या चीज उसका सपना है, वो मैनिफेस्ट करती है रीथिंकिंग ऑफ रोल मार्केट्स वर्सेस द स्टेट। और लास्टली हम आते हैं हमारे फाइनल इस चैप्टर के आखिरी एमसीक्यू पर, जो कि एमसीक्यू नंबर 18, द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी was rooted in social and economic redistribution and industrialization directed by the state। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी वो कहाँ से हुई थी, उसमें था कि एक सोशल इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो छुआछूत अनटचेबिलिटी वो सारे कंसेप्ट हट के एक ये सब का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी बढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर यानी कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको ज़रूर पास हुए। और अगर देखिए, अगर आप फेल होते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सीए के अंदर कोई फेल या पास का नहीं होता, एक बस आपकी मेहनत होती है, एक लक भी होता है, लक फैक्टर भी बहुत होता है। तो बस आप अपना जो है ना गीता का ज्ञान, कि भाई बस कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, और जितना आप रिलैक्स मोड में पढ़ाई करेंगे उतना आप सबके लिए बेटर होगा। मैंने जिस अटेम्प्ट में एकदम रिलैक्स होकर, बिंदास होकर, भाई जो होगा जैसा होगा, मुझे बस उन 3 घंटों के अंदर, उन 2 घंटों के अंदर अपना बेस्ट देना है, जब मैं ये मन को लेके गई हूँ तो देखिए मेरे नाम के आगे सीए लग गया है। वही आपके साथ भी होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, और बस पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।